वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पर हमने भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया था। टॉपिक वाइज हम ज्योग्राफी देख रहे थे। सबसे पहले हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत देखे थे, बिग बैंग थ्योरी देखी थी और उससे संबंधित तथ्यों को देखा था। इसके बाद आकाशगंगा देखा था और आकाशगंगा के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको हमने कवर किया था। तो ये जो सीरीज़ है ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बीडीओ, आरओ, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमने आकाशगंगा टॉपिक पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तारे यानी कि स्टार्स। आज हम इसको पढ़ेंगे, फिर सौरमंडल, सूर्य, ऐसे करते हुए ग्रहों की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तारे यानी कि स्टार्स, ये क्या होते हैं? तो तारे जो हैं अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम के संयोजन से मिलकर बनते हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है ये समझते हैं। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का जो मेघ है वो प्रभावित होता है। जब आकाशगंगा का घूर्णन होता है, मतलब परिक्रमा लगाती है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में जो गैसें हैं, वायुमंडल में जो गैसें रहती हैं, गैसों का मेघ यानी कि बादल, ठीक है, तो गैसें कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। आकाशगंगा टकराएगी उन गैसों से। अब जब आकाशगंगा उन गैसों से टकराएगी तो फिर गुरुत्वाकर्षण होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पर इसके केंद्र में नाभिकीय संलयन होना शुरू हो जाता है और जब नाभिकीय संलयन होना शुरू होता है तो हाइड्रोजन धीरे धीरे करके हीलियम में बदलने लगती है और हीलियम में बदलने के साथ फिर क्या होता है, तारे का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो एक प्रकार की ये विशाल आकाशीय पिंडी होते हैं जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश और अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है, ठीक है। ये तारे कहलाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सूर्य को, हमारा जो सन है वो एक तारा है, ठीक है ना। इसमें अपना स्वयं का प्रकाश है, स्वयं की ऊर्जा है, इसको कहीं से प्रकाश नहीं मिलता। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो इस तारे से प्रकाश लेती है, इस तारे से प्रकाशित होती है। अर्थ पर प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है, ठीक है ना। और भी जो ग्रह होते हैं उन पर प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। तो ऐसे ही जो तारा है वो अपना स्वयं का प्रकाश रखता है, स्वयं की उसके पास एनर्जी होती है, उसे किसी और से प्रकाश, किसी और से लाइट की ज़रूरत नहीं होती। तारे जो हैं ये आकाशगंगा में उपस्थित रहते हैं। आकाशगंगा में जो उपस्थित बादल हैं, धूल कण हैं, उनके द्वारा ही इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। आकाशगंगा जब घूमती रहती है ब्रह्मांड में, बादलों से टकराएगी, जो गैसें हैं गैसों के बादल से टकराएगी, तो जो धूल हैं, गैसें हैं, उनके निर्माण से, उनके उसमें जो आकाशगंगा में उपस्थित रहते हैं धूल कण, उनसे ही तारों का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती जाती है। ये चीज़ आप समझ ही चुके हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। अब क्या होता है, ये जो अवस्था होती है तारा कहलाती है। ये मतलब इस अवस्था में तारा बन जाता है। जब तारा लाल कलर का दिखाई दे तो उसको रक्त दानव तारा कहा जाता है, ठीक है। उसको रक्त दानव या फिर लाल दानव तारा भी कहते हैं, ठीक है। ये विशाल आकार वाले तारे होते हैं, इनका आकार जो है बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा आकार होता है इनका। और ये बहुत बड़े आकार रखने के साथ साथ ये लाल कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए इनको रक्त दानव तारा कहते हैं। इनका कलर जो है ब्लड की तरह होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया रक्त दानव तारा, ठीक है ना। और जब एक विशाल तारे का अंत होता जाता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगेगा, तो उसको कहा जाता है सुपरनोवा या फिर नोवा तारा कह देते हैं उसको, ठीक है। जब तारे में तीव्र विस्फोट हो तो उसको सुपरनोवा विस्फोट कह देंगे। तीव्र विस्फोट हो जाएगा तो सुपरनोवा विस्फोट कहेंगे। और जब तारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, तारे का अंत हो रहा है। अब तारा क्या है? एक प्रकार से अपनी एनर्जी है, प्रकाश है, आग का गोला समझ लो उसको। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। जब वो ख़त्म होने की, अंत होने की कगार पर होगा तो उसको नोवा या फिर सुपरनोवा अवस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये हमने तारे से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा। तारा अपनी नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं, ठीक है ना। फिर उसको जब अपनी ऊर्जा खो देगा तो वो श्वेत वामन तारा कहलाएगा और वो उसको जीवाश्म तारा भी कहेंगे, मतलब अमृत अवस्था में है। 1.4 मीटर एमएस होता है सूर्य का द्रव्यमान। इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। चूँकि इसको चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक के द्वारा इजाद किया गया था, उन्होंने इसको जो है डिफाइन किया था, इसलिए इसका नाम रख दिया चंद्रशेखर सीमा। 1.4 मीटर एमएस होती है। ये आप इकाई जरूर याद रखें, हो सकता है एग्जाम में पूछ लें।
असीमित घनत्व के द्रवयुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल की जो अवधारणा है ये भी यहाँ से तारे से ही आती है। कृष्ण विवर भी कह देते हैं इसको, ब्लैक होल भी कह देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड कहलाता है, जिसको कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल की संकल्पना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये जो थ्योरी है ये दी थी जॉन व्हीलर ने। जॉन व्हीलर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल इसकी अवधारणा को दिया गया था। ये एग्जाम में हो सकता है पूछ लें, तो ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं, इनको आप याद रखिए। इसके अलावा नासा ने सबसे पुराने तारे की खोज की जिसका नाम था केपलर 444। नासा के द्वारा खोजा गया सबसे पुराना तारा जो है उसका नाम था केपलर 444। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य दिया गया है, नासा ने विश्व का पहला न्यूट्रॉन मिशन NICER इसको फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पर हमने तारे के बारे में जाना, तारे से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल को जानते हैं, सौरमंडल क्या होता है? तो सौरमंडल सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और संयुक्त रूप से ये सब मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं, ठीक है। सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ क्या क्या है? ग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं, उपग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं, उल्कापिंड भी घूम रहे हैं, धूमकेतु भी घूम रहे हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं यहाँ पर। तो ये सब मिलकर सौरमंडल कहलाते हैं। दिसंबर 2017 में नासा ने केपलर 90 नामक एक तारामंडल खोजा था, ठीक है। तो ये तारामंडल था। अब यहाँ पर सौरमंडल की बात की। सौरमंडल के बाद सौरमंडल के केंद्र में कौन होता है? सूर्य होता है। सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में ही पढ़ते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता होता है और ये तारा ही है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। इसमें स्वयं की ऊर्जा है, स्वयं का प्रकाश है और ये दूसरे ग्रहों को, उपग्रहों को, सबको ऊर्जा भी देता है और प्रकाश भी देता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ये एग्जाम में पूछा गया है। आपको नाभिकीय विखंडन भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन लगातार होता रहता है और एनर्जी मिलती रहती है, मतलब सूर्य में ऊर्जा रहती है इसी के कारण, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो तारे जो है एक प्रकार का, सूर्य जो है एक प्रकार का तारा ही है। अच्छा, तारों का जो समूह है उसको क्या कहते हैं? उसको तारामंडल कहा जाता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लें कि तारामंडल क्या है, तो तारामंडल तारों का समूह ही कहलाता है। और सबसे बड़ा समूह तारों का, या फिर कहें तो एक जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया इसकी आकृति के आधार पर होता है। जितना बड़ा तारामंडल होगा उसको इस हिसाब से नाम दिया जाएगा। हाइड्रा नाम का तारामंडल है जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। सबसे बड़े तारामंडल को हाइड्रा, आधुनिक समय में लगभग काफ़ी सारे तारामंडल हैं जिनमें से हाइड्रा एक सबसे बड़ा तारामंडल है। इसके अलावा सेंटोरस, जेमिनी और भी तारामंडल हैं कई सारे। तो अगर शायद पूछ लें एग्जाम में तो ये चीज़ याद रखें, या फिर नॉलेज के लिए याद रखें कि तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने सूर्य के बारे में जाना। सूर्य की संरचना देखते हैं। सूर्य की संरचना कैसी होती है? सूर्य का जो भाग आँख से आपको दिखाई देता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखता है उसको कहते हैं कोरोना। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं कोरोना। सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है कोरोना, उसके अध्ययन के लिए इसरो ने एक प्रक्षेपण ग्रह या फिर उपग्रह कहें वो भेजा, आदित्य L1, जिसका नाम है। आदित्य नाम कहीं दिखे आपको तो उपग्रह में समझ जाए कि वो सूर्य की अध्ययन के लिए या फिर सूर्य की जानकारी लेने के लिए भेजा गया है, क्योंकि आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची होता है और इसी के लिए नाम रखा जाता है। सोलर, इसमें कोरोनोग्राफ यंत्र भी लगा है, इसकी मदद से सूर्य के सबसे बाहर भाग के अध्ययन के लिए इसको बनाया गया था। पार्कर सौर प्रोब नासा द्वारा सूर्य के अत्यंत समीप से उसके अध्ययन के लिए प्रस्तावित मिशन है। तो ये पार्कर सौर प्रोब ये भी सूर्य का ही मिशन है और ये नासा का है। नासा क्या है? ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो दोनों के नाम याद रखें, आदित्य L1, और ये इसरो का है आदित्य L1। पार्कर सौर प्रोब ये किसका है? नासा का है। दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सूर्य के बारे में कुछ चीज़ें जानी कि सूर्य क्या है। सूर्य की जो आप देखते हैं कि सूर्य की संरचना कैसी होती है। सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। ये एग्जाम में, ये वो वाला कोविड नहीं है, कोरोना ये बाहरी परत है, ठीक है ना। तो उस वाले कोरोना से कनेक्ट नहीं कर लेना है। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहते हैं। और जो भाग हम देख पाते हैं, जैसे कि सूर्योदय के समय आप सूर्य को देख लेते हैं, सूर्यास्त के समय आप सूर्य को देख लेते हैं,
उस भाग को कहा जाता है सूर्य का प्रकाश मंडल। मतलब जो पूरा आपको दिखाई देता है रेड लाइट कलर का, वो होता है सूर्य का प्रकाश मंडल, उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने सूर्य के बारे में जाना, तारों के बारे में जाना और हमने सौरमंडल के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रह के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ग्रहों से संबंधित जानकारी को देखेंगे, सारे तथ्यों को हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।